हेलो दोस्तों, आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से होने वाला है, जो कि 3 अलग-अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जा रहा है। इसकी पीडीएफ अगर आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे अपकमिंग वीडियोज़ की लिंक और पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, इस स्थिति में करों के क्षेत्र में वृद्धि का विकल्प सीमित सा ही है। अतः सरकार के समक्ष आर्थिक सहायता में कमी करने का रास्ता ही मुख्य रूप से बचा हुआ है। खाद्यान्नों, उर्वरकों, बिजली तथा अन्य कई प्रकार की आर्थिक सहायताओं के कारण केंद्र तथा राज्य सरकारों पर करोड़ों का बोझ बना हुआ है तथा इसने सरकारों का बुरा हाल कर दिया है। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने पर कर्मचारियों के वेतन बढ़ने से केंद्र व राज्य सरकारों पर भी भारी भरकम बोझ बढ़ा है। उसने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। केंद्र व राज्यों में पहले से ही आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं तथा उन्हें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पिछला बकाया देने में सरकार को काफ़ी बोझ उठाना पड़ रहा है। अब सरकार के सामने अपने आर्थिक घाटे को कम करने के लिए एक ही चारा था कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सस्ती दरों पर बेचे जाने वाले गेहूं, चावल, चीनी तथा यूरिया के बिक्री मूल्यों में वृद्धि करे। इसी के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने 28 जनवरी से गेहूं, चीनी और चावल की कीमतों में 30% तथा यूरिया की कीमतों में 11% तक की वृद्धि कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री शुरू से ही इस प्रकार की आर्थिक सहायता में कमी कर देश की अर्थव्यवस्था को राजस्व घाटे के संकट से बचाने के लिए बल देते आ रहे हैं। यही कारण है कि बजट सत्र से पूर्व संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस संबंध में किसी भी विपक्षी नेता ने अपना विशेष विरोध नहीं किया था। गेहूं व चावल की मूल्य वृद्धि के बारे में कांग्रेस ने अभी तक कोई विरोध प्रकट नहीं किया है। यदि उसकी ओर से कोई विरोध किया भी जाएगा तो वह मात्र औपचारिक ही होगा। अभी तक इस संबंध में मकपा द्वारा ही विरोध प्रकट किया जा रहा है। वस्तुतः सरकारों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उद्देश्य तो यह था कि इससे सामान्य जनता को आवश्यक वस्तुएं व अन्य सेवाएं उचित मूल्य पर मिलें, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न निहित तथा राजनीतिक स्वार्थों के कारण इनका दुरुपयोग व भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। सरकार द्वारा सस्ते मूल्य पर दी जाने वाली खाद्यान्न व अन्य वस्तुएं गरीब जनता को मिलने की बजाय काला बाजार में जाने लगीं। सरकार गेहूं, चावल आदि के समर्थन मूल्य बढ़ाती जा रही है, जिसके कारण अन्य कार्यों के लिए बहुत कम पैसा बच पाता है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सका है। यह बात नहीं है कि हम इधर ध्यान देना नहीं चाहते थे। कारण यह था
कि हमारे सामने इतने अधिक विषय वस्तु हैं कि हम सबकी ओर एक साथ तुरंत ध्यान नहीं दे सकते। कई राज्यों में जहां कृषि की काफ़ी उन्नति हो चुकी है, उन्हें अच्छी मंजूरी मिल रही है। अन्य राज्यों में भी पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। केंद्र ने सिंचाई और बिजली के लिए 1 अरब रुपया निर्धारित किया है। सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए केंद्र से राज्यों को दी जाने वाली सहायता में 85 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है। इस वर्ष लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल सिंचाई के अंतर्गत आ जाएगा। शहरी भूमि का राष्ट्रीयकरण एक जटिल काम है। मैं जानती हूँ कि लोग खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी मांग करते रहे हैं और हम भी इस पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं, लेकिन इसकी जटिलता अब भी बनी हुई है। अलग अलग शहरों में स्थिति भिन्न भिन्न है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली एक श्रेणी में आते हैं, तो कानपुर, लखनऊ और जबलपुर, जो आकार में छोटे हैं, एक अन्य श्रेणी में आते हैं। फिर भी विधेयक का प्रारूप लगभग तैयार है। काफ़ी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कर चुकाने से बचने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे कर अपवचन के मामलों में कठोर कार्रवाई की गई है और इसके परिणाम स्वरूप सरकारी कोष में लगभग 1 अरब 40 करोड़ रुपए आए हैं। हमारी कोशिशें कुछ ही समय पहले शुरू हुई थीं और हमें आशा है कि और बड़ी राशियां वसूल की जा सकेंगी। नए नियमों के अनुसार तस्करों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। एक अन्य कानून के मुताबिक पैसा लगाने के तरीके को अधिक आसान बना दिया गया है और आयात लाइसेंस का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता। उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिकों का सहयोग आवश्यक है। इस उद्देश्य से श्रमिकों की भागीदारी की योजना को लागू किया गया है। आपने हाल में बोनस कानून के बारे में सुना होगा। उसे लेकर कुछ विवाद चल रहा है। नए कानून के अनुसार बोनस उत्पादन पर निर्भर करेगा। अगर उत्पादन बढ़ता है तो हम श्रमिकों तथा अन्य लोगों की ज़्यादा सहायता करने की स्थिति में होंगे। मैं श्रमिक वर्ग को आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम उनके साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, हम मजदूरों के हितों और अधिकारों की सदा ही रक्षा करेंगे। राष्ट्रीय परमिट योजना के अंतर्गत अगले महीने 5,300 परमिट जारी किए जा रहे हैं। कई राज्यों ने ऐसे कदम उठाए हैं और कई उठा रहे हैं कि छात्रों को उनकी आवश्यकता की हर चीज़ उचित दामों में मिल सके। 70,000 से अधिक पुस्तक बैंक खोले जा चुके हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कृषि का उत्पादन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोजन प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अपने किसान भाई बहनों से बातें कर रही हूँ। इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है, जिससे पिछले कुछ वर्षों के सूखे का असर समाप्त हो गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि केवल अच्छी वर्षा से ही बढ़िया फसल हो सकती है। वर्षा का निसंदेह
प्रमुख योगदान रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः प्रत्येक राज्य में उर्वरकों, अच्छे बीजों और किसानों की आवश्यकता की अन्य चीज़ों की आपूर्ति के लिए प्रयत्न किया गया। अगर कहीं ऐसा नहीं हो सका तो इसलिए कि परिस्थितियाँ हमारे वश के बाहर थीं, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों का आयात करना होता है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।